नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ये आप पहले भी देख चुके हो, ध्यान से देखना। अगर आपके पास, अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और जो आपके वर्टिकल ग्रुप्स होते, वर्टिकल जो ये कॉलम्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। अगर आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? वेरी गुड। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? आपका डिक्रीज होता है। और आप अलोंग द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं ना, जैसे आपने अभी अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो आप, तो डी ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक तो आपके पास 3D सीरीज है, एक कौन सी सीरीज है? 4D। और एक कौन सी सीरीज है बेटा? 5D। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ये वाला नंबर बढ़ रहा है, और ये वाला जो नंबर होता है ना, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इनको शेल्स। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? शेल इंक्रीज हो रही है। और अगर शेल इंक्रीज होती है तो आपका एटॉमिक साइज, ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे एक है, ये तो एक शेल होगी। और जब एक शेल बढ़ा दी मैंने तो एक और दो शेल होगी। अब मुझे बताओ किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा शेल वाले का साइज ज्यादा बड़ा होगा साइज, एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं और आपका एटॉमिक साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है? 3D0 है, 3D1 लगा लो यहाँ पे, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। तो जब हम इस अलोंग द पीरियड्स जाते हैं तो पीरियड्स के क्या होता है? पीरियड्स में क्या होता है बेटा? आपके पास शेल तो सेम रहती है, उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाते हैं? इंक्रीज होने लग जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? न्यूक्लियर चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये अंदर की तरफ आने की टेंडेंसी रखेगा या बाहर की तरफ जाने की? अंदर आएगा ना सर। अट्रैक्ट हो रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? ये अंदर वाला फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर की तरफ खिंच रहा है सारा। अंदर की तरफ खिंच रहा है तो इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा या बढ़ेगा? अंदर की तरफ आ रहा है। पहले आपके पास एक बॉल है, वो अगर अंदर की तरफ खिंच रही है तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम पीरियड्स के अलोंग जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब हम अक्रॉस द ग्रुप्स आते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं बेटा। अब रेडियस क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। तो जो एटॉमिक रेडियाई है एलिमेंट्स की, किसके एलिमेंट्स की? 3D सीरीज वाले की, वो डिक्रीज करती है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी होता है, इंक्रीज होता है। या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम 3D टू 4D। 3D टू 4D हमारे पास एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज आर वेरी क्लोज। 4D और 5D जो सीरीज होती है बेटा, इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? काफी क्लोज होती है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे कॉन्सेप्ट है ये पूरा। यू विल फाइंड एन question from lengthenoid contraction in your boards, definitely. And it also acquires some questions in your competitive examinations like NEET, JEE Mains and such on. Clear? For example, zirconium and hafnium. यहाँ पे आपके पास जिकोनियम है और एफनियम है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, वाई जर नब मोतक रियूरे पढ़े GCD। और यहाँ पे आपने पढ़ा था ला ऑफ ता। तो यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वन इज जिरकोनियम एंड द अनदर वन इज एफनियम। तो एक तो क्या है आपका 4D वाला है और एक क्या है? 5D वाला है। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? बिल्कुल क्लोज होती है। तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर रखा है? साथ में दिया। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या होती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस होती है।
करवाएंगे कैसे होती है। दिस डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियाई ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास के बढ़ाने से मेटेलिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है बेटा एलिमेंट्स की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कि आपके पास क्या एक मेटल है, मेटेलिक रेडियाई है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियस क्यों हो रही है, क्योंकि हम एटॉमिक मास को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम एटॉमिक मास को बढ़ा रहे हैं तो आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसका जो साइज है बेटा, या उसकी एटॉमिक रेडियाई है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसिक्वेंटली द डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। और कंसिक्वेंटली जो बेटा आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, कहाँ से लेके, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक। हम यहाँ पे कर सकते हैं, टाइटेनियम किस में आता है, कोई बता सकता है मेरे को। कॉपर तो पता है आपको, 3D सीरीज में। स्कैंडियम, स्कैंडियम हम नहीं ले रहे हैं, शक्ति वक्र मन फी को निकूज है ना, तो यहाँ पे शक्ति से ले रहे हैं, ती व कर मन फी को नी कू, जिन भी नहीं ले रहे हैं, क्लियर है। तो टाइटेनियम से लेके डेंस कॉपर तक आपका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया पीरियड्स के लॉन्ग एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। एक फैक्टर और एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया क्या, कि अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा, कि डेंसिटी जो है टाइटेनियम से लेके कॉपर तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट, आया या नहीं आया समझ में, आ गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑर्डर्स है हमारे पास। एंथैल्पी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने सिंपल सा हम समझे तो हमारे पी ब्लॉक वाले से समझ सकते हैं, एक तो फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ, इसके ऊपर तो 2 नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। विच वन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन बोथ ऑफ देम, ऑब्वियस सी बात है, कौन होगा, ऑक्सीजन। इसको गड़बड़ है सर, फ्लोरीन होगा। क्यों होगा फ्लोरीन, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं और इसको कितने करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। एंड यू well known about that fluorine is the most electronegative element in all periodic table. Is it clear or not? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती जाती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। और ये जो टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हम ग्रुप्स में आते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन की जो इंथैल्पी होती है वो यहाँ पे डिक्रीज होती है, और यहाँ पे क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो ये आपके कुछ ऑर्डर्स थे। आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयन में कन्वर्ट होना। ठीक है, दो टाइप की इंथैल्पीज होती है, एक आयनाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज क्या होता है बेटा, काफी स्मॉल होता है, विच रिजल्ट इन हाई आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इसको ना थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कई बार स्किप हो जाता है माइंड में से, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा होता है, उसके बाद बार बार आता नहीं है आपके यहाँ पे।
ऑर्गेनिक चलती रहती है। तो देखो आपके पास एक तो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद शेल कौन सी आ गई, पहली, उसके बाद सेकंड शेल। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है सर, ध्यान से देखो बेटा, पहली शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चलो मैं इसको बना ही देता हूँ, 8 होंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी शेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि अगर बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है। जैसे आपके पास सोडियम होता है ना, ये सोडियम का है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, विच इज अ स्टेबल आयन। इज इट क्लियर और नॉट। पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही पड़ा पड़ा बाहर निकल जाएगा क्या। तो ये जो सोडियम का आयन है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बाहर निकलेगा नहीं। कि सोडियम था सर, यहाँ पे आपके पास 2,8,1 है, और इसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है, ताकि ये क्या बना सके, Na पॉजिटिव आयन बना सके। तो इसके लिए ना आपके पास एक छोटी सी तरकीब है। तरकीब तो क्या है, अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर अगर आपके पास कोई बड़ा एटम है ना, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहली शेल है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, दूसरी में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और तीसरी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकलने के लिए आप एनर्जी तो दो गई, लेकिन ये एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और ये जो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 और एक 9 और एक 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे इन पे पॉजिटिव हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर वाले पे। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव ही रहता है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब अंदर से धक्का लगाएंगे, बाहर निकल, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो अंदर से ये खुद धक्का लगा रहे हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम अंदर भरते जाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ज्यादा धक्का लगेगा। उस धक्के को हम क्या कह देते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कह देते हैं। ये जो यहाँ से पुश कर रहे हैं ना इनको, इसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जब मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका भी मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होता है, उतनी हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपने आप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब मान लो एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, पहली शेल आई, और पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अंदर से धक्का सफिशिएंट है क्या, अंदर से तो धक्का सफिशिएंट नहीं है, 2 ही जने निकाल रहे हैं इसको, एक तो ये रिपेल कर देगा और एक ये रिपेल कर देगा। अंदर से धक्का सफिशिएंट है नहीं है, तो इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और जो एनर्जी रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। समझ आया नहीं आया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, स्मॉल। तो इसमें ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, क्योंकि धक्का सफिशिएंट नहीं है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। They exhibit less electronegativity than the s block elements। s block elements के रिस्पेक्ट में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, लेस होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिवली। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू डोनेट एन आयन, द टेंडेंसी टू डोनेट एन आयन। तो आपने देखा होगा s होता है, p होता है, उनके बीच में क्या आता है, d आता है।
तो एस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, और ये क्या होते हैं, प्योर नॉन मेटल्स होते हैं, इनको डोनेट एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये डोनेट करते तो हैं, मेटल्स तो हैं, लेकिन इनको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, एस ब्लॉक वालों से कम होती है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिवली देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बीच में आता है, किसके बीच में आता है, एस और पी के बीच में आता है, इसीलिए वो डोनेट भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एस वालों से तो क्या होती है, कम होती है, और पी वालों से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। आगे समझ में। दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। से कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर इंक्रीज आता है जब हम क्या इंक्रीज करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, धक्का। जो अभी अभी मैंने आपको धक्का पढ़ाया ना, उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कौन करते हैं, बाहर वाले या अंदर वाले? अंदर वाले करते हैं ना, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर तो आउटर मोस्ट शेल वाला तो करता ही नहीं है। तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बाहर वालों को, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब होता है कि वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या क्रिएट कर रहे हैं, शील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं। ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन्स एडेड इनटू द n-1d सबशेल, ताकि नए इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं n-1d सबशेल के अंदर, उन्हें क्या कर सके, रिपेल कर सके। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट एन इंक्रीज इन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जो पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है, पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, 3D। एग्जिबिट एन इंक्रीज इन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। उनके अंदर इंक्रीज आता है, किसके अंदर इंक्रीज आता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, mg है, mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव। तो mg जो है बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है, दोनों को एक साथ नहीं करता कभी भी। अगर आपने एनर्जी है दी है ना, तो पहले के कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और क्या बन जाएगा, mg पॉजिटिव। और अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन और जाना है, एक इलेक्ट्रॉन और जाना है, तो फिर से क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी देंगे इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये पहली जो सीरीज है 3D सीरीज, इसके अंदर जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करेंगे, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर और नॉट? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरे को कोई बता सकता है? अभी पढ़ा है बेटा, चलो देखो। ग्रुप है, हाँ बिल्कुल सही, ग्रुप है। ग्रुप के अंदर क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से ही धक्का ज्यादा लग रहा है, अंदर से धक्का ज्यादा लग रहा है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा बड़ा एलिमेंट बन जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा एलिमेंट का मतलब क्या है, कि बहुत सारी शेल्स आ गई, बहुत सारी शेल्स में बहुत सारे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हमें एनर्जी बिल्कुल सी माइनर सी एनर्जी देंगे। समझ गए? तो ग्रुप में बेटा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ रही है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कि हमें कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज डाउन द पीरियड। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होने लगता है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट?
तो ये देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी के जो क्वेश्चंस हैं, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो बेटा आपके जो होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 8.1 एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर 8.2। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं आपके, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स जो आपका टेक्स्ट होता है एनसीईआरटी के अंदर, उसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। 8.1 जो क्वेश्चन है आपका, वो है बेटा आपके पेज नंबर 218 के ऊपर, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक के हैं ये। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 8.2 है, ये आपको मिल जाएगा बेटा आपका पेज नंबर 221 के ऊपर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप रिवाइज करेंगे पहले, आफ्टर दैट योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के लिए इतना ही।